इस संघर्ष में पढ़ाई हो पाई? नहीं हो पाई। कैसा हो जाता है जब माँ नहीं रहती है, एक बेटी को किस तरीके से बड़ा होने में। मजबूरी में शादी करनी पड़ी, एक छोटी उम्र में शादी हो गई थी। तो ये जिला महामंत्री अब पॉलिटिक्स पे आते हैं, बनना भी गॉड गिफ्ट था या पापड़ बेलने पड़े? फिर जो प्रेसिडेंट हमारी बार के बने, उनको हमने अपनी बात कही कि या तो हमको पद दिया जाए, अदरवाइज हम चुनाव का बहिष्कार कर दें। जो मंत्री पहले घरों में नहीं रहते थे वो कोठियाँ बना लेते हैं, एक एक कोठी की 4-4 कोठियाँ हो जाती है, आप भी जानते हो। अगर कोई 2 नंबर का पैसा कमाएगा या 2 नंबर में जाएगा, नॉलेज में पार्टी के आता है तो उसको छोड़ेगी थोड़ी नहीं। कि उनके जो नारे हैं, आपको कहीं से वो युवा दिख रहे हैं, वो पीड़ित दिख रहे हैं, वो ऐसे ऐसे नारे लगा रहे हैं, गे हैं वो सारे, गे का जब मतलब जानते हैं आप, और वो बच्चे संस्कारहीन बच्चे। नमस्ते पलवल, मैं अजय चौहान, आप देख रहे हैं संस्कृति न्यूज़। संस्कृति न्यूज़ के माध्यम से आपने काफ़ी पॉडकास्ट संघर्षशील सुने। ऐसे ही एक महिला हमारे साथ मौजूद हैं, जिला महामंत्री हैं पलवल भाजपा में, और किरण शर्मा जी उनका नाम है। पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं जी संस्कृति न्यूज़ पर, जो आप पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक पहुंचने के लिए हमारे चैनल को आपने चुना। थैंक यू, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका चैनल ऊंचाइयों को छुए। जी मैम, शुभकामनाएं हमारी। संघर्षशील मैंने बोला स्टार्टिंग में, कितना संघर्ष आपके जीवन में रहा? जीवन तो बचपन से ही संघर्ष में था, क्योंकि छोटेपन से ही माता नहीं रही मेरी और फादर ने हमारी परवरिश की थी, और शादी के बाद भी संघर्ष ही रहा। तो संघर्ष तो जीवन रहा ही है और आज भी संघर्ष ही हो रहा है। कैसा हो जाता है जब माँ नहीं रहती है, एक बेटी को किस तरीके से बड़ा होने में या उस संघर्ष को चैलेंज करने में? बहुत फ़र्क पड़ता है और काफ़ी कुछ ज़िंदगी सिखाती है। माँ के होने से बहुत कुछ हम नहीं सीख पाते हैं, लेकिन जब माँ नहीं होती है तो बहुत कुछ ज़िंदगी ऐसी चीज़ें सिखाती है शायद जो हम पूरी ज़िंदगी भी नहीं सीख पाते हैं। खुद को संभालना, खुद को समाज के साथ मतलब आगे कैसे रिप्रेजेंट करना, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो मैंने अपने जीवन से ही सीखा है, अपने परिवार से सीखा है, क्योंकि हमारे फादर का जीवन भी संघर्ष से भरा रहा। तो संघर्ष तो हमें मतलब पैतृक रूप से मिला है। जी, तो इस संघर्ष में पढ़ाई हो पाई? नहीं हो पाई, क्योंकि फादर को ये लगा कि भाई माता नहीं है, और फादर मेरे फर्स्ट ग्रेड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे PWD विभाग में हरियाणा में। तो उनको जॉब की उनकी ट्रांसफ़र दूर दूर हो जाती थी, तो घर पे अकेला छोड़ना बड़ा मुश्किल होता था। तो मजबूरी में शादी करनी पड़ी, एक छोटी उम्र में शादी हो गई थी। 12th के पेपर दिए ही थे तभी शादी हो गई थी। तो पढ़ाई पर काफ़ी जोर रहा, मतलब असर पड़ा इसका। अदरवाइज़ मेरे भी सपने थे कि भाई मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। मैंने कॉमर्स साइड लिया था, तो मैं होटल मैनेजमेंट में अपना कैरियर बनाना चाहती थी, लेकिन नहीं बना पाई। शादी हो गई, शादी के बाद तो फिर संघर्ष ही संघर्ष होता है ना लाइफ में। इस दौरान आप जैसे बता रही थी कि आपने अपना स्कूल भी रन किया, फिर अब आज आप वकील भी हैं, तो किस तरीके से यह आगे कर पाई आप? बच्चे हो गए, तो बच्चे होने के बाद उनकी परवरिश में पूरा टाइम दिया। तब लगा कि बच्चे अब अपना कर सकते हैं। 10th में 12th में बच्चे हो चुके थे, तो मुझे भी लगा कि अब मुझे भी अपना आगे आने वाला कैरियर देखना चाहिए। तो उस टाइम मैंने फिर अपनी LLB की। LLB करके फिर मैंने पलवल बार से अपना जो कैरियर स्टार्ट किया, और आज मैं पलवल बार में एक प्रैक्टिशनर लॉयर हूँ, एडवोकेट हूँ। और मेरे को लगता है कि पलवल बार का बहुत सारा प्यार भी मिला है मुझे। जी मैम, जब हमने आपसे बातचीत कर रहे थे तो सोनीपत की लड़की यूपी में जा ब्याही, और फिर पलवल, किस तरीके की ये यात्रा रही? देखिए कि ऐसा होता है कि जब हमारी मैं सोनीपत से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा कर्म क्षेत्र है वो हरियाणा रहा, और यूपी का माहौल बिल्कुल अलग है हरियाणा से। और वो भी मैं सोनीपत से बिलोंग करती हूँ, तो सोनीपत तो एकदम एजुकेशन हब रहा है शुरू से। तो दूर दूर से हमारे क्लास में भी लड़कियाँ हॉस्टल में रह के पढ़ती थी।
तो मैं एक एजुकेशन हब जैसे ज़िले से आई थी, तो मैंने इसलिए इतनी जल्दी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। और रहा पलवल का, तो मुझे हरियाणा में ही प्रैक्टिस करनी थी और हरियाणा में ही रहना था। मैंने पढ़ाई भी हरियाणा से ही की है, तो यही रहा कि मुझे हरियाणा के अंदर ही रहना था। जब एक हरियाणा का रहने वाला निवासी होता है ना, वो यूपी में सेटल्ड कम हो पाता है। लेकिन जब तक रहा बड़ों का साथ तो रहना पड़ा, लेकिन जब मेरे को लगा कि मुझे अपना कैरियर बनाना चाहिए, कैरियर के टाइम पे मैं हरियाणा में सेटल हो गई। ठीक, ब्रिज क्षेत्र में बिल्कुल राधा रानी जी के पास आप पहुंच गए, तभी वहाँ से बीच में से उठकर सीधे। बिल्कुल। देखिए, मैं करना तो सोनीपत से भी सोनीपत भी कर सकती थी प्रैक्टिस, दिल्ली भी प्रैक्टिस कर सकती थी, फरीदाबाद भी कर सकती थी। पलवल मैंने इसलिए चुना क्योंकि एक तो ये ब्रज से थोड़ा अटैच भी रहेगा और मेरा राधा रानी और कान्हा जी से विशेष प्रेम है, और मैं उनको छोड़ना नहीं चाहती थी, उनसे दूर नहीं जाना चाहती थी ज़्यादा। और आज भी उनकी कृपा है कि मैं महीने में 2-3 बार राधा रानी जी मुझे बुला लेती हैं और मेरे घर मुझ पे पूरा आशीर्वाद। कितने बच्चे अब क्या कर रहे हैं मैम? बच्चे कहाँ मेरा बेटा BRO में ऑफिसर है, सिविल इंजीनियर है, बेटी प्रोफेसर है, LLM और नेट क्वालिफाइड करके अपना लॉ की प्रोफेसर, वकील बना रही है। आपके काम में देख रहा था, आपने बेटी की शादी भी खुद ने मैनेज करी, इवेंट मैनेजमेंट भी आपको आती है, जो कहीं से मैनेजमेंट की इच्छा थी वो पूरी कर ली बेटी की शादी में। देखिए, क्रिएटिविटी तो गॉड गिफ्टेड है। मेरे को आज बार में भी बोलते हैं, मेरा कोई भी प्रोग्राम मैं बार में भी करती हूँ, तो मेरे जो वकील साथी हैं, महिला वकील साथी हैं, वो भी ये कहती हैं मैडम जैसा मैनेजमेंट हर कोई नहीं कर सकता। तो ये तो गॉड गिफ्टेड है, इसके लिए मतलब कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम कहीं से सीखा जाए, गॉड भी कुछ गिफ्ट देता है हमको। तो मेरे गॉड गिफ्टेड है कि मैं अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। तो ये जिला महामंत्री अब पॉलिटिक्स पे आते हैं, बनना भी गॉड गिफ्टेड था या पापड़ बेलने पड़े? हाँ, ये भी गॉड गिफ्टेड था, क्योंकि मैंने ऐसा था कि मैं हमारे जो पलवल कोर्ट है उसमें लेडीज़ के लिए कोई भी पद नहीं था। कब से जुड़े आप भाजपा में, थोड़ा सा वहाँ से बताइए। पलवल कोर्ट में पहले लेडीज़ के लिए कोई पद नहीं था, तो मेरे दिमाग में दिल्ली से मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं काफ़ी उनको फॉलो करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। तो मैं एक बार उनकी कोर्ट में गई थी, तो लेडी एग्जीक्यूटिव एक पद था वहाँ पे जो स्पेशल लेडीज़ के लिए ही था। तो मेरे दिमाग में आया हमारे पलवल में क्यों नहीं, तो मैंने प्रधानों के पीछे पड़ना शुरू कर दिया, भाई लेडीज़ को पद दो, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। एक बार इग्नोर करा, 2 बार इग्नोर करा, 3 प्रधानों ने इग्नोर करा, लेकिन 4th टाइम हमने बिल्कुल डिसाइड किया, सभी महिला एडवोकेट्स को मैंने इकट्ठा किया और बोला कि अपना हक ऐसे नहीं मिलेगा हमको, ये अब की बार हम जो ये चुनाव है इसको वो कर देते हैं, विरोध कर देते हैं, वोट नहीं डालेंगे हम, बहिष्कार, हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे तभी हमारी कोई सुनेगा। लेकिन फिर जो प्रेसिडेंट हमारी बार के बने, उनको हमने अपनी बात कही कि या तो हमको पद दिया जाए, अदरवाइज़ हम चुनाव का बहिष्कार कर दें। तो एक लेडी एग्जीक्यूटिव का पद आया, मैंने लेडी एग्जीक्यूटिव का चुनाव लड़ा और मैं बहुत भारी मतों से जीती, और मुझे पलवल बार का इतना सारा प्यार मिला कि मैं एक तरफा जीती थी। फिर उसके बाद मेरी जो जर्नी जो पॉलिटिकल शुरू हुई, वो पत्रकार हैं संतोष शर्मा जी, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आपको मैं जिला सह संयोजिका बनाना चाहता हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। तो वो मेरे को लेकर के आए, मैं उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जिला सह संयोजिका रही, मैंने उसमें सक्रिय होकर के काम किया, 2-3 साल उसमें रही। फिर मैं इसमें बीजेपी में मुझको महामंत्री का पद, बहन आशावती थी, आशावती जी ने मुझे फिर अपनी महामंत्री बनाया जब महिला मोर्चा की नई वो आई थी। कब बने थे आप? ये मैं बन गई थी 2022-23 में बन गई थी जी। 2022-23 में आपने भाजपा ज्वाइन करी? नहीं, भाजपा तो जब ही ज्वाइन हो गई थी जब जिला सह संयोजिका बनी थी। 2020 में। हाँ, अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, जब ही, क्योंकि वो भी तो भाजपा का ही पार्ट है ना, जुड़ी तो मैं वहीं से ही थी। हाँ, यही पूछना चाह रहा था। हाँ, जुड़ी मैं वहीं से थी, लेकिन जो पार्टी पदाधिकारी मैं बनी हूँ वो तभी बनी हूँ जब बहन आशावती जी आई थी और उनको एक ऐसे चेहरे की ज़रूरत थी
जो कि महामंत्री का कार्य संभाल सके, क्योंकि एक महामंत्री का कार्य बड़ा जिम्मेदारी का होता है। तो वो ये चाहती थी एक ऐसी महिला इस पद पे आए जो कि हमारे साथ मिलके काम करे और एक अच्छे से मैनेज करे इसको। तो फिर मैं महिला महामंत्री बनी। फिर मैंने अपनी 2 साथी भी जोड़ी, मैंने महिला वकील साथी उसी टाइम जोड़ी थी 2023-24 में। एक तो एडवोकेट गीता शर्मा हैं और एक एडवोकेट भावना महिलावत है। फिर अपनी इन 2 साथियों को मैं लेके आई, मैंने इनको फिर अपनी महिला टीम में रखा। मैंने सोचा कि अगर एजुकेटेड महिला टीम रहेगी तो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये भाजपा को तो अब आज के समय में आप सोच रहे होंगे गलत चुन लिया, क्योंकि सब भारतीय जनता पार्टी को बहुत झूठी पार्टी कहने लगे। नहीं, देखो हम इस चीज़ को नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने ये देखा है भाजपा जो कहती है वो करती है। और ये स्लोगन हमारा चुनाव में रहा कि हमारा एजेंडा क्या है, विकसित करना, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो देश हो, कुछ चाहे वो स्टेट हो। तो भारत ही विकसित देश बनने के ऊपर अग्रसर है। और देखो मोदी जी की जो पॉलिसियाँ हैं वो इतनी अच्छी पॉलिसियाँ हैं, चाहे महिलाओं को लेकर के हों, चाहे किसानों को लेकर के हों, चाहे नए युवा बच्चों के लिए। देखो कितना अच्छा मेड इन इंडिया स्टार्टअप कराया। इससे क्या हुआ कि भाई हर किसी को नौकरी देना तो संभव नहीं हो सकता, लेकिन बच्चों उस स्टार्टअप से लाभ क्या मिला? अगर आपने एक मूवमेंट चला दिया, बच्चों को क्या लाभ मिला आप बता सकते हैं? हाँ भैया एक मिनट, ये भैया को छोड़िए ना, चाबी वहाँ रखिए उधर साइड, ठीक है। मेड इन इंडिया का स्टार्टअप से ये फ़ायदा हुआ, आप वो देखते हो सा टैंक है वो, शार्क टैंक देखते हो? कौन सा टैंक? हाँ शार्क टैंक प्रोग्राम देखते हो, उसमें आपको पता लगेगा कि मेड इन इंडिया ने क्या चेंज किया। आप देखो उसमें नए नए युवा, जब से मेड इन इंडिया स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद उनकी स्टार्टअप हुई है और वो कहाँ तक पहुँचे हैं। तो मेड इन इंडिया होने से मोदी जी का प्रभाव इतना रहा कि जो विदेशी कंपनियां पहले हमको एक्सपोर्ट करती थी वो अब खुद ही आकर के अपने यहाँ प्लांट लगा रही है। तो ये मेड इन इंडिया का ही इफेक्ट है। और मुझे लगता है कि अगर हर युवा नौकरी की तरफ भागेगा तो देश को कौन विकसित करेगा? विकसित देश वही होता है जहाँ पे हर युवा अपने स्टार्टअप के साथ चले, क्योंकि सरकारी नौकरियाँ लिमिटेड होती हैं, हर किसी को नहीं मिल सकती। और जो ये प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं मेड इन इंडिया के तहत, या फिर उनमें उनको बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, कोई करोड़ों पे जा रहा है, कोई लाखों पे जा रहा है। आपने देखा होगा यहाँ पे सैमसंग भी आ गया, यहाँ एप्पल भी आ गया, जूडियो भी। मतलब मेरा कहने का मीन्स ये है कि स्टार्टअप इंडिया से बहुत फ़ायदा हुआ है, हर युवा को फ़ायदा हुआ है, और जॉब का जो समीकरण है वो भी बढ़ा है। अब कहने को तो कहते रहते हैं बेरोजगारी, तो देखो बेरोजगारी का तो ये है कि आए दिन बच्चे भी तो बढ़ रहे, मतलब जनसंख्या भी तो बढ़ रही है। जनसंख्या के साथ में फिर इसलिए उन्होंने मतलब इतनी नौकरियां पैदा नहीं कर सकते, इसलिए ये मेड इन इंडिया ऐसा है जो पूरे देश को बैलेंस भी रखेगा। और मुझे लगता है भारत विकसित देश जब भी बनेगा जब हम इस मेड इन इंडिया के प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। ये आप यहाँ रह सकते हो कैलाशों से छोड़कर? हाँ आ जाओ जी। तो मैम जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, लगता है कि पलवल में वो किया? पलवल में अभी देखो मैं अभी नहीं किया, करना जल्दबाजी होगा ना कहना, क्योंकि अभी जल्दबाजी क्यों होगा? 1.5 साल हुआ है सरकार को आए। 1.5 साल कैसे कह सकते हो आप? 2014 से सरकार है नहीं, पलवल में जो मेरा मीन्स ये है कहने का कि जो अभी जो हमारे विधायक मंत्री जी बने, देखो कभी भी कोई भी विकास जब होता है ना, वो एक मंत्री पद मिलने के बाद ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है। लेकिन पलवल को दुर्भाग्य रहा कि मंगला जी को कोई भी मंत्री पद नहीं मिल पाया। अगर मंगला जी को उस टाइम मंत्री पद मिल जाता तो शायद हमारा पलवल काफ़ी अच्छा रनिंग करता। और अब जब हमारे गौरव गौतम मंत्री जी विधायक जी को मंत्री पद मिला है तो मुझे लगता है कि वो खेल मंत्री होकर के काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। और अभी उनको जल्दबाजी होगा कहना कि भाई पलवल में काम नहीं हुआ। हर सड़क बन रही है, और देखो अभी हमारा यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम भी बन रहा है। आप देख रहे हो सुभाष चंद्र स्टेडियम भी काफ़ी पहले से इम्प्रूव कर रहा है। तो हर चीज़ें देखो टाइम टू टाइम होंगी, और मंत्री बनने से पावर ज़्यादा आ जाती है। मोदी जी झूठ बोलते हैं या सच?
देखो मैं तो नहीं कहूँगी झूठ बोलते हैं, क्योंकि जो महिलाओं के लिए वादे किए, महिलाओं के लिए शौचालय हो, नहीं, उज्ज्वल। मैं पलवल के लिए पूछ रहा हूँ अभी। बस आप ये बताओ कि मोदी जी झूठ बोलते हैं या नहीं, सच ही बोलते हैं। सच बोलते हैं? मेट्रो कह के गए थे चुनाव से पहले, आज 2 साल हो गए, मेट्रो आई नहीं। मान ली आपकी बात, लेकिन एक किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ये तो है नहीं जादू की छड़ी घुमाई और हो गया। टाइम तो लगता है तो सब वो चीज़ों छड़ी में। कब तक घूमेगी? मेरे को लगता है कि उससे पहले खट्टर जी कह अब के गए। हमारे, हम मान ली आपकी बात, लेकिन अभी हमारे जो कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, एमपी हैं, और हमारे मंत्री साहब हैं गौरव गौतम जी, मिलकर जल्द ही इस चीज़ को जो क्योंकि हम सेंटर में भी हैं, हमारा एमपी सेंटर में भी है, और 2014 से ही है। तो उस टाइम तो मतलब वो बल्लभगढ़ योजना शुरू हो गई थी ना, तो बल्लभगढ़ नहीं, फिर घोषणा तो खुद खट्टर जो सीएम थे वो करके गए थे कि मेट्रो आएगी, पलवल को सौगात मिलेगी। दीपक मंगला विधायक थे आपके यहाँ, फिर अब आपकी फिर से सरकार आ गई 2014 में आपकी सरकार, क्यों काम नहीं होते? देखो ये ऐसी बात है कि ऐसा तो है नहीं हमें खाली ज़मीन मिल रही है, ज़मीनों को एक्वायर करने के लिए भी एक प्रोजेक्ट तैयार होता है। आपने देखा है कि NHI के जब ये पुल बनते हैं, NHI पैसा दे देती है, लेकिन किसान फिर भी मतलब अपने पैसों को बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट वहाँ तक पहुँचते हैं। इसमें भी किसान का दोष है? मैं एक किसान का दोष नहीं बता रही हूँ, मैं इसको एक आपको सिस्टम बता रही हूँ कि सिस्टम कैसे चलता है। तो सिस्टम ऐसे चलता है कि भाई पहले तो ज़मीनें एक्वायर करनी पड़ेंगी, ये देखना पड़ेगा कितना, तो एक काम ऐसा नहीं होता है। अभी ज़मीन एक्वायर करोगे, उसी को ही एक्वायर करने में 1-2 साल लग जाते हैं, सबको पैसा बांटने में 1-2 साल लग जाते हैं, फिर उसके बाद उस चीज़ों को आप आगे मैनेज करने में टाइम लगता है। और DPR बन गया है, सुना है मैंने, तो मेडिकल कॉलेज के लिए भी कह के गए थे कि पेलक में मेडिकल कॉलेज भी बने। हाँ, उसका शिलान्यास तो हो गया है ना, उसका पत्थर तो रख नहीं, दिया आप तो कार्यकर्ता है। हाँ। अब मुझसे आप पूछ रहे हो। शिलान्यास हो चुका है उसका। ईंट भी नहीं लगी वहां पे, अरे एक नींव पूजन तो हुआ था, शिलान्यास तो भाजपा झूठ बोलती है। नहीं, झूठ नहीं बोलती, वो टाइम टू टाइम देखो काम कर, किसी चीज को बोलने नहीं, में आप और कह रहे हो टाइम शिलान्यास हो लगता है भाई, आप समझो बात को। मैं इसी चीज को बोल रही हूँ, प्रोजेक्ट छोटे तो है नहीं, एक घर तो बनाना नहीं है कि 2 कमरे का हमें फ्लैट बनाना है, बन जाएगा। कितना टाइम लगेगा ये भी तो पूछ रहा हूँ मैं। सबका प्रोसीजर, ठंडे बस्ते में कुछ नहीं पड़ा है, प्रोसीजर सबका चल रहा है। दिखता क्यों नहीं है फिर? दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि वो प्रोसीजर कागजों में चल रहा है। कागज तो पूरे करने पड़ेंगे ना पहले, तभी तो आप जमीन पे काम करोगे। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट होंगे ना। जब डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगा। अब ये SIR आप घर बनाते हो तो आप पहले डॉक्यूमेंट ही तो कंप्लीट करते हो, नक्शा बनवाते हो, और मतलब कैसा बनाना है कैसा नहीं बनाना है, इंटीरियर पे जाते हो, प्लान। आप एक छोटा सा घर बनाने जाते हो, उसमें ही आपको तो 2.5-3 साल लग जाते नहीं लग जाते? बताओ आप। नहीं लगते? लगते हैं। जो मंत्री पहले घरों में नहीं रहते थे वो कोठियाँ बना लेते हैं, एक कोठी की 4 कोठियाँ हो जाती है, आप भी जानते हो। उसमें क्यों नहीं टाइम लगता? देखो आप मानते हो ना ये बात, बन जाती है 4 कोठी मंत्रियों की? देखो मेरी नॉलेज में तो नहीं है। अब मैं फिर आप कहोगे कि है नॉलेज में? नहीं, मेरी नॉलेज में। ठीक है, आपकी नॉलेज में तो बताओ किसने कितनी कोठियाँ बनाई। देखो मैं अगर ये बताने लगा फिर आप कहोगे कि आप तो पत्रकार हो, ऐसे ही कहते हो। तो पता आपको भी है, पता आपको भी है कि कितने कौन बना लेता है, क्या बना लेता है। कोई नहीं और बनाता। 5 साल के अंदर जो विधायक 5 पहले आता है उसके खाते में 30,000-35,000 रुपये होते, उसका 500 करोड़ का जो है बढ़ोतरी हो जाती है। मुझे मेरी नॉलेज में ये चीज़ें नहीं हैं। हो सकता है आपकी नॉलेज में हो, आप इन चीज़ों में ही लगे रहते हो ना, पत्रकार। मेरी नॉलेज में ऐसी चीज़ें हैं नहीं। नॉलेज में होंगी तो ज़रूर मैं आपको बताऊँगा। नॉलेज की बात मैं बता दूं, ईडी आती है कांग्रेस के घर, कांग्रेस के विधायकों के घर ईडी आती है, सांसदों के घर ईडी आती है, वो आपके नॉलेज में रहता है? हाँ, वो क्योंकि उनका कुछ ना कुछ ऐसा तो दिखता होगा ना जो ईडी भेजनी पड़ती है। तो भाजपा को अपना नहीं दिखता? आपने देखा नहीं कि कांग्रेसियों के घरों में बोरे के बोरे निकले हैं? निकले उनका नहीं तो पता है आपको, क्योंकि वो उनको देखा है हमने। अब हम जब अपनों के देखेंगे, जब अपने की कह देंगे अभी तो हमने नहीं सुना ना हमने देखा, तो आप ऐसे कैसे कह सकते? आपने अपनों का कुछ नहीं देखा। एक विधायक थे भाजपा के छत्तीसगढ़ में,
उनके घर पे खुद आपकी सरकार रेड कराती अच्छा है ना, देखो इतनी ईमानदार सरकार मिलेगी कहाँ जो अपनों पे ही छापे मार दे। नहीं, छापे मारे वहाँ पे 300 करोड़ रुपए निकले। मैं जब भी तो कह रही हूँ, तभी तो ईमानदार सरकार है। अपनों को भी नहीं छोड़ती ना। अगर कोई 2 नंबर का पैसा कमाएगा या 2 नंबर में जाएगा और नॉलेज में पार्टी के आता है तो उसको छोड़ेगी थोड़ी नहीं। जब हम अपनों पे छापे मार सकते हैं तो फिर दूसरों पे क्यों नहीं। तो किरण शर्मा जी ये कहती हैं कि मैं फरीदाबाद और पलवल बेल्ट की बात कर लेता हूँ, भाजपा के सभी जो यहाँ पे विधायक हैं, MP गण हैं, वो सब ईमानदार हैं। देखो ईमानदार, मेरी नॉलेज में तो ईमानदार हैं। खाली भाजपा वाले ईमानदार हैं, कांग्रेस के 2 भी हैं वो भी ईमानदार हैं। उनके तो चर्चे हो चुके हैं ना उनके तो। नहीं, जो अब फिलहाल है मौजूदा कौन है जी? अभी तो हमारी ही हैं सारे हैं तो बताओ नाम बताओ। 9 विधानसभा है आपके पलवल की, फरीदाबाद लोकसभा की। इसमें से 2 विधायक कांग्रेस के भी हैं, या आपके ही हैं वो भी? हमारे ही हैं। खरीद लिया आपने? नहीं, हम क्यों खरीदेंगे? क्यों खरीदने की जरूरत नहीं होती ना। जो देखो खरीदने की हतीन किसके विधायक, हतीन से कौन किसके विधायक है? विचारधारा होती है। आज विचार देखो, पार्टियां कोई व्यक्ति विशेष से नहीं होती, विचारधाराओं से होती हैं कि हमारी विचारधाराएं कहाँ मिलती हैं जाके। मेरी विचारधारा बीजेपी पार्टी से मिलती है तो मैं बीजेपी पार्टी, मुझे उससे बेस्ट नहीं लगता कुछ भी। और कांग्रेस में जो जाते हैं, इस विचारधारा को गाली दे रहे हैं आज के युवा जंतर मंतर पे। वो युवा है कौन? वो युवा है कौन, ये बताइए। वो युवा जो शिक्षा चाहते हैं, जो बच्चे डेथ हो गई जिनकी नीट का एग्जाम कैंसिल होने पर, वो है वो युवा। ये लोग कह रहे हैं वहाँ के जो। कहने से क्या जाता, आपने अभी उसका स्वरूप देखा है? उनके नहीं, मैं तो उनके नारे देखे हैं आपने? नारे कोई भी हो, उनका जो विषय है, वो युवा विषय कहाँ है? विषय तो भटक चुके हैं वो। वैसे एक ही तो है, सोनम वांगचुक हड़ताल पे है 25 दिनों से शिक्षा के लिए। नहीं पता, सोनम वांगचुक तो उठ के भी चला गया। उठ के नहीं गया, गुंडागर्दी से ले जाया गया, वो सारे देश ने देखा है। आप जिनकी सिफारिश कर रहे हो ना, मैं सिफारिश नहीं कर रहा किसी की भी, जो दिख रहा है पत्रकार का काम होता है वो। ठीक है, जो आपको दिख रहा है मैं उसके बारे में बताती हूँ। जो वो युवा बैठे हुए हैं, मेरा फ़ोन लाना एक बार, मैं अपने उनको नारे बताती हूँ। तो मतलब कहने का मीन्स ये है कि उनके जो नारे हैं, आपको कहीं से वो युवा दिख रहे हैं, वो पीड़ित दिख रहे हैं, वो ऐसे ऐसे नारे लगा रहे हैं। गे हैं वो सारे, गे का जब मतलब जानते हैं आप। और वो बच्चे संस्कारहीन बच्चे हैं, और बच्चे भी नहीं हैं। आपने अभी ये नहीं, दूसरा अभी आपने ये नहीं देखा कि वो नारे क्या लगा रहे हैं। अभी आपने ये नहीं देखा उनका क्या एजेंडा है। अभी उनको एजेंडा ये है कि वो उनको खाना भी बाहर से आ रहा है, वो खुद नहीं खा रहे हैं। बाहर से जोमेटो को कोई कलकत्ता से, कोई बम्बई, उनको प्रमोट कर रहे हैं लोग, विदेशों से फंडिंग कर रहे हैं उनको खिलाने के लिए। मैं आपको उनके एक बार नारे सुना देती हूँ, प्लीज़ आप एक बार नारे सुन लो। अब नारे सुना दीजिए। हाँ। फिर हम बताएंगे हमें क्या दिखा और पूरे देश को क्या दिख रहा है। भाजपा के लोगों को नहीं दिख रहा, बस देखो नहीं, हमको भी दिख रहा है कि क्या चल रहा है। अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसके लिए देखो, मोदी को गालियाँ दे रहे हैं, आज़ादी के नारे लगा। किससे आज़ादी चाहिए? आप खुद आज़ाद देश में रह रहे हो। ये जब पैदा होते ही आज़ादी के नारे भी नहीं लगाते, अंग्रेजों के डर के मारे घुस जाते। आज़ादी बीजेपी से लेना चाहते हैं। उमर खालिद का समर्थन कर रहे हैं, अफजल गुरु का समर्थन, माँ सीता का अपमान कर रहे हैं, 370 वापस लेने की। कैसा अपमान किया माँ सीता का? और भी है, नारे सुन लो पहले आप। नहीं, नारे सुनो आप, वो बात मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगी। संसद उखाड़ देंगे, बताओ आप नीट के लिए कर रहे हो या संसद के लिए कर रहे हो? अपनी राष्ट्र प्रॉपर्टी को बिगाड़ रहे हो। मोदी को गोली मार देनी चाहिए, मोदी का लास्ट डे होगा। प्रेमानंद पाखंडी है, बताओ प्रेमानंद जी भी आ गए यहाँ पे। उन्होंने कौन सा इनको बिगाड़ा है कुछ, या उन्होंने कौन सा उनका कुछ? आपने सुने ये नारे या पढ़े? हाँ, मैंने सुने हैं या पढ़े हैं? नहीं, मैंने सुने। आप देखो सारे आ रहे हैं। कोई साक्ष्य है आपके पास अभी? विजय जो उनका प्रवक्ता था, विजेता दहिया, उसने बोला है प्रेमानंद जी के बारे में, आरएसएस मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद से आज़ादी। अब ये बताओ यहाँ ब्राह्मणवाद कहाँ से आ गया? बस नाम रहेगा अल्लाह का। क्यों अल्लाह का नाम क्यों रहेगा? अब आप देखिए एजेंडा कहाँ का है। उमर खालिद को रिहा करो, धारा 370 बहालो, भारत तेरे टुकड़े होंगे, सीता के पति का नाम के नीता के पति का काम। अब बताओ, राम जी को बदनाम कर रहे हैं ये लोग।
मेरा लिंग मेरी मर्जी, भगवान भी मोदी की तरह कमीना है, हमें हिंदू मत कहो। बताओ, अब ये इनके नारे हैं। ये अब आप बताओ ये अब मैं युवा आपको कहाँ जा बता- रहे हैं? अगर मैं आपसे उल्टा इंटरव्यू कर दूं, नहीं, ये युवा वो- कहाँ जा रहे हैं? हाँ, आप कर सकते हो। और ये ऐसे ही पॉडकास्ट का रूप भी होता है कि एक चर्चा होती है। इसमें शांतिपूर्ण धरना 1 महीने से चला, जब ये नारे नहीं थे, जब भीड़ बढ़ी तब ये नारे आप पढ़ रहे हो। ठीक है, एनालाइज जो करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। दूसरी बात, जब वहाँ पे पूरी भीड़ इकट्ठी होकर एक शांतिपूर्ण मार्च संसद तक करने जा रही थी, उसमें पुलिस के साथ सिविल वर्दी में आरएसएस के गुंडे आते हैं। वो आपने देखे होंगे सर्कल में। ये लोग कह रहे हैं वहाँ के कि ये आरएसएस के गुंडे हैं। इन पे जो पुलिस की वर्दी होती है उस पर नेम प्लेट नहीं थी। देखा आपने? ये देखी होगी मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। उसमें कहा, उन्होंने कहा कि आरएसएस, वो खुद ही उसके वो जो लोग थे लेकर के मैंने जैसे लाठियाँ पड़ी बच्चों पे, कितनी आपने ये बर्बरता हुई देखा वो था। देखा। उसकी पीछे की सच्चाई भी देखी होगी मीडिया में कि पीछे से पहले पत्थर मारे गए, कितने पुलिस वाले घायल साक्ष्य हुए ये भी हैं। आ रहे हैं कि पुलिस ने ही पत्थर बरसाए, या वो जो सिविल वर्दी पुलिस में अगर लोग आए पत्थर उन्होंने- बरसाती तो पुलिस क्यों वहाँ पे मरने के लिए खड़ी हुई है क्या बेचारी? पुलिस वालों के ऊपर ये एलिगेशन। पुलिस बेचारी हो गई। जो 12 साल की बच्ची को पुलिस ने घसीटा, मेल्स ने जो दिख रहा है, वो आपके लिए बेचारे नहीं है। देखो मैं बताती हूँ ये क्या है। ये जो कुछ लोग हैं जो कि जो एजेंडा को चला रहे, क्योंकि इनको ये पता है कि हमारा बीजेपी को डर लग रहा है इनसे। नहीं, हाँ बीजेपी से इनको डर लग रहा है। आपने माना? हाँ, डर नहीं, लग रहा है। बीजेपी को इनसे डर नहीं है, बीजेपी से इनको डर है। क्यों डर है? क्योंकि देखो अब बीजेपी सारी ऐसी जगहों पे आ बीजेपी गई से जहाँ डर पे- इस वजह से है कि बीजेपी तानाशाही है। बताओ क्या ये लोग तानाशाही कह रहे है? हैं क्या जो दे? एक मंत्री का इस्तीफा नहीं दे सकते। क्यों दे? 21 बच्चों उसने- कुछ मानने नहीं रखते बीजेपी के लिए, जो डेथ हुई जिसके है, ये जिनके पेरेंट्स आए, जिसके लिए ये लड़ रहे हैं ना, वो दोबारा पेपर हो भी चुका, उसका रिजल्ट भी आ चुका। अगर ये पढ़ने वाले बच्चे होते ना, ये पढ़ाई पे ध्यान देते और आज ये भी नीट में क्लियर हो रही होती। जो ये मैंने अभी देखा था मीडिया रिपोर्ट में, इतना बड़ा उम्र का होगा, कोई 30-32 साल का, वो ये कह रहा है मैंने 12th के पेपर दिए हैं और पिछले साल मेरा नीट में नंबर नहीं आया, इसलिए मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं फलाना। ये क्या है? ये अधेड़ उम्र के बच्चे, ये आपको मतलब वो दिख रहे हैं क्या ये स्टूडेंट दिख रहे हैं? और जो आप स्टूडेंट कह रहे हो ना, उन स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता हम कहाँ आए हुए हैं। उनको बरगलाया गया है कि अरे तुम पढ़ के क्या करोगे। 16-17 साल के बच्चों को कच्चा माइंड होता है, अरे मोदी तुम्हें नौकरी नहीं देगा, मोदी ये नहीं करेगा। ये भड़काया गया है उनको भाई। भड़क जाते हैं। बड़े टीचर्स, बड़े संस्थान इन बच्चों के साथ खड़ी है। क्या वो भी बरगलाए गए? जो भी खड़े हैं ना, वो सारे वो लोग हैं जो JNU में जिस तरह की हरकतें कर रहे थे, ये सारे मैं एक संस्था का जिक्र कर देता हूँ, फिजिक्स वाला 1000 से 500 रुपये में कोचिंग देता है पूरे बच्चों को। भारत देश में उसके 2700 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट है। वो उन बच्चों के साथ खड़ा है, और जितनी एजुकेशन सरकार नहीं दे पा रही उससे ज़्यादा सस्ती वो दे रहा है। तो वो आपके नज़रों में खड़ा है? वो एजुकेशन दे रहा है जब उनको एजुकेटेड कर ही रहा है। वो एजुकेट कर रहा है, लेकिन जो सरकार ने उन पर लाठी चार्ज करी, इसके लिए वो खड़ा है। आप आए ही क्यों ऐसी जगह पे? अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं ना भाई आराम से। नहीं, उन बच्चों के लिए वो आया है ना। बच्चों का तो भविष्य खराब कर रहे हो ना। उस टीचर कौन होता है? तो वो गलत हो गुरु गया। कौन होता है? गुरु ये होता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो अब जैसे और बच्चे नहीं थे, अब और बच्चों ने नीट की परीक्षा दी, तो कम से कम नहीं तो कितने बच्चे पास हुए हैं? अभी रिजल्ट आ चुका है आपके सामने ही, आज ही कल में आया है। हाँ। तो कितने बच्चों को ने रिजल्ट। अगर गुरु होता ना तो यूँ कहता बच्चों दोबारा तैयारी करो। गुरु कभी भी गलत शिक्षा नहीं देता है। और जो गुरु बन करके 50,000 से ज़्यादा डॉक्टर उसके इंस्टीट्यूट से बने। बिल्कुल बने होंगे, मैं ये नहीं कह रही नहीं बने होंगे, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ अगर वो सही मायने में गुरु है तो कभी भी गुरु उनको गलत चीज़ों में नहीं बढ़ाएगा। गुरु ये तो कहेगा जहाँ गलत हो रहा है उसके लिए खड़े हो। अभी तो उनका कैरियर बनाने की नहीं, गुरु ये तो कह सकता है ना कि जहाँ गलत हो रहा है उसकी आवाज़ उठा सकते हैं। आवाज़ उठाने आप ये मानते गुरु कह सकता है ये बात? कह सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कह सकता कि आपको पढ़ाने की बजाय यूँ कह दे कि अब पढ़ने की उम्र में जा करके तुम जंतर मंतर पे बैठ करके और उल्टा सीधा बोलो। जो वो 21 बच्चे गए हैं किसी घर से, वो उनके लिए बैठे हैं। या तो देखो किन के लिए बैठे हैं? जिन्होंने आत्महत्या कर ली इस पेपर लीक होने के कारण। जिन बच्चों ने, अगर पेपर लीक हो गया तो ये आत्महत्या का कारण क्यों रहा? बताओ।
कहीं ना क्योंकि कहीं बच्चा वो पूरे मेंटली रूप से उनको किसी ने समझाया नहीं। अगर वो गुरु होता तो वो आत्महत्या ही नहीं करते। मैं कहती हूँ अगर मेरा कोई स्टूडेंट है, अगर वो किसी चीज़ में डिप्रेशन में जा ही गया, हम अगर उसको पढ़ाएंगे, पढ़ाते टाइम भी हम उसको ऐसे शिक्षा देंगे, बच्चा अगर असफल हो भी जाओ दोबारा आओ, स्टैंड करो, लेकिन जिंदगी से मत हारो। जिसने जिंदगी से हारना सिखाया हो बच्चों को, गुरु क्या है? नहीं, उसने नहीं सिखाया। बच्चे जो गए हैं अलग अलग राज्यों से, उन्होंने आत्महत्या करी है। और दूसरी बात ये जो आप कह रहे हो, आप सिस्टम में कमी नहीं मानोगे। कोई भी पेपर होता है हर बार लीक हो रहा है सरकार का, आप भी देख रहे होंगे। आप अभी से हो रहा है ये लीक? अभी हुआ है? भाजपा में 15 साल, भाजपा तो नॉन टॉलरेंस की राजनीति करती है। आपको याद है? भाजपा के कार्यकाल पे डिस्कस करते हैं ना, जो नॉन टॉलरेंस पे आई। शायद आपको उस टाइम का पता नहीं होगा, जब खट्टर साहब की सरकार आई थी ना, खट्टर साहब की सरकार आई थी, तब गिरोह पकड़ा था एक, जो पैसे लेकर के पेपर बेचता था, और रात अगले दिन पेपर होता था और रात को पेपर उनके बच्चों के पास पहुंच जाते थे 4-4 लाख रुपए में। CGL का हुआ, इनका हुआ, इतना बड़ा गिरोह का मैं सोनीपत से भी लिंक थे उसके, और कम से कम नहीं तो ये लगा लो करोड़ों का बिजनेस था उनका। उसको नहीं कहोगे आप हैं? जो खट्टर साहब ने इतना बड़ा गिरोह को पकड़ा और गिरोह को तोड़ा, आज ली को मान लिया। देखो व्यवस्था हमारी खुद की कमी है, ये ना सरकारों की कमी होती ना किसी की होती। हर बंदा लालची है, जो लालच में अपने मतलब देश से खिलवाड़ कर जाए, बच्चों से खिलवाड़ कर जाए, तो उसमें सरकार क्या करेगी ये बताओ। आज मैं आपसे कहती हूँ कि आप पेपर बना दो, विश्वास करके ही तो बोला जाएगा, और आप ही लीक कर दो, फिर क्या करेंगे? इसमें सरकार कहाँ जाएगी? बताओ सरकार का क्या दोष है? आप बताओ। कब मैं कह रही हूँ हुड्डा सरकार में इतना बुरा हाल था, मैं बता रही हूँ आपको कि रोज पेपर लीक हो रहे थे। मेरे बेटे ने दिया तो इसके अशोक गहलावत के उसमें जब वो CM थे, बीटेक का पेपर दिया था, पेपर बहुत अच्छा गया था उसका, पता लगा लीक हो गया। और वो क्या कहते हैं उसका था, इंजीनियरिंग का पेपर था, और उसका राजस्थान इंजीनियरिंग सर्विस का। तो उसका अब मैं क्या अब क्या करोगे? जब तो ये प्रोटेस्ट हुआ नहीं, जब तो कोई किसी ने आवाज़ उठाई नहीं। मैं भुगतभोगी हूँ, मेरे बच्चे ने पेपर दिए, मुझे पता है कहाँ लीक हुए हैं, कहाँ वो उसने मार खाई है। तो किस तरीके का लगता है जब लीक होता है पेपर? एक बहुत बुरा लगता है। बेटे ने कहा मैं राजस्थान का आज के बाद दूंगा नहीं, दिया ही नहीं उसने। ठीक है, ये आपने मान लिया कि बुरा लगता है। उन बच्चों को बुरा, उनके माता पिताओं को और उन बच्चों को बुरा, माता पिताओं की लगना एक स्वाभाविक था। बच्चा जब कभी भी कोई भी बच्चा, चाहे मेरा हो चाहे किसी का बच्चा, सुसाइड करता है कहीं ना, भाजपा सही है, माता पिता गलत है, टीचर गलत है। मैं भी माँ हूँ, मैं भी माँ हूँ, मैं ये नहीं कह रही, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। एक इमोशनल, सबको पता है बच्चा असफल हो गया तो इमोशनल ब्रेक होगा उसका। तो इमोशनल ब्रेक के लिए उसको शुरू से ही तैयारी में रखो कि मेरे बेटे के थे, आप जानते हो कितना डिप्रेशन में गया हुआ है, कितना गया था वो, लेकिन लास्ट में चलो 1.5 नंबर से रहा था CGL में, 0.5। उसको कैसा लगा होगा? क्या वो सुसाइड कर लेता? उसने उसके दिए क्या कहते हैं रेलवे के पेपर, फर्स्ट क्लियर हो गया, सेकंड में 89 पे क्लियर था, 87 नंबर आए, क्या सुसाइड कर लेता कि फर्स्ट क्लियर कर लिया? फिर उसने SSC JEE का दिया, SSC JEE में भी यही हाल। अब पलवल पे मैंने अपने बच्चे को स्ट्रेंथ दी ना, आत्मविश्वास का, बेटा कोई बात नहीं, अब की भगवान चाह रहे हैं कि अब की बार तू जरूर सक्सेस होगा, हो गया। तो आप कह रहे हो कि माता पिता उस तरीके से बच्चे को ढाल नहीं पाते। मनोबल बच्चों को बढ़ाना चाहिए और बच्चों को असफलता के लिए भी तैयार रखना चाहिए। अब अगर लीक के लिए भी बेटा, लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछने की कहनी ना चाहिए। इसमें कोई गलती नहीं, सरकार से सवाल पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते हो? सरकार को जवाब देना चाहिए या नहीं? अब सरकार करती नहीं है क्या? सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही फिर 25 दिन से? राहुल गांधी प्रधानमंत्री के बाहर, घर के बाहर खड़े हो जाते हैं, आपके मंत्री भागे भागे आते हैं उनसे बात करने के लिए। 25 दिन से जब वो बच्चे वहाँ पे बैठे हुए थे, सोनम वांगचुक हड़ताल पे बैठे हुए थे, एक मंत्री का कोई ट्वीट जवाब कुछ नहीं आता। देखिए डर है प्रोटेस्ट करने का या किसी चीज का। नहीं, राहुल गांधी के पास क्यों आ गए, उन बच्चों के पास क्यों नहीं आए मंत्री? वो इसलिए आए क्योंकि राहुल गांधी और ज्यादा दंगा भड़का देते। उन बच्चों से तो सुलटा जा सकता है, लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष है वो, आप ये कह रहे हो कि दंगा भड़का देते? हाँ, तो नेता प्रतिपक्ष मान लिया आपकी आप एक पद पे भी हो भाजपा पे। मैं कब कह रही हूँ नेता प्रतिपक्ष नहीं है, लेकिन वो जब भी होता है वो गलत ही स्टेटमेंट देते हैं ना। वो कभी भी देश के लिए अच्छी स्टेटमेंट देते हैं? आप बताओ, आपने भी उनकी काफी स्टेटमेंट सुनी होगी। मैंने स्टेटमेंट सुनी है, मैं सही गलत का फर्क तो जुडिशली करती है, जनता करती है, मैं तो नहीं करने वाला। आपने कर रखा है, आप
तो सोच उनकी जो सकते हो स्टेटमेंट होती है ना कि वो गलत है सही है, आप बता सकते वो हो। सही चीजों में तो आगे कभी नहीं आते, गलत चीजों में तो तो हर वो जगह आपने टिक जज जाते कर हैं। रखा है, मैंने तो अभी उनको जज नहीं किया। कोई बात नहीं, आगे आगे और भी होगा जब मैं आपको जज करवा दूंगी। जी। तो अब पलवल पे रिटर्न आ जाते हैं। पलवल में भी अब दो युवाओं में टक्कर होने वाली है आपके भाजपा के, ये कहने लगे पलवल के लोग। नहीं, टक्कर कुछ नहीं होगी, सबका अपना अपना भाग्य, अपना अपना स्थान रहेगा। और क्या कहते हैं, देखो ये हमारे मीडिया रिपोर्ट्स भी पलवल में चलने लगी हैं। जन्मदिन हाल ही में बना उत्कर्ष चौधरी, कृष्ण पाल गुर्जर जो केंद्रीय मंत्री उनके भतीजे हैं, यहाँ भाजपा के जो खेल मंत्री हैं उनको टक्कर देना चाहते हैं, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई टक्कर है दोनों में या कोई किसी में कंपटीशन है। देखो ये मीडिया तो ज्यादा चल रही है। मीडिया का काम ही यही है ना, किसी चीज को मतलब बढ़ाना। नहीं, नेता भी तो मौका देते हैं। जिस ब्राह्मण धर्मशाला में बनाया, आपको भी पता, उसमें विरोध हुआ उत्कर्ष का जन्मदिन बनने से। विरोध तो नहीं हुआ था। कितने ब्राह्मण नेता पहुंचे, कितने उस सभा के देखो, सभापति ब्राह्मण उसमें नेता पहुंचे? पहुंचना, ये नेताओं का, पहली बात तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं, ये नेताओं का प्रोग्राम नहीं है। ये उनका पर्सनल प्रोग्राम था, उनका जन्मदिन था, वो कहीं भी मना सकते हैं, वो उनको फ्रीडम है। वो किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे ये उनकी फ्रीडम है। वो वहाँ पर जो भी पहुँचा है वो बिना बुलाए नहीं पहुँचा है। और बैसलात में उनका जो है, बैसलात में उनकी काफ़ी अपनी मतलब जानकारी है, तो वहाँ से लोग काफ़ी आए थे। नहीं, लोगों का ये भी कहना था कि जिस समुदाय से वो आते हैं उसकी भी धर्मशाला है, उसमें क्यों नहीं मनाया उन्होंने? फिर हो सकता है छोटी होगी, वो स्पेशियस नहीं होगी। जो स्पेशियस जगह होगी वहाँ करना होगा, उनको अंदाजा होगा भाई कितने लोग आएंगे कितने नहीं होंगे। तो वो स्पेशियस जगह ना होने की वजह से उन्होंने ब्राह्मण धर्मशाला में स्पेस अच्छा है, इसमें स्पेस कम है। जिस तरीके के बयान वहाँ से आए निकल के लोगों के कि 2029 में चुनाव लड़ने वाले, वे जन्मदिन था या राजनीतिक कार्यक्रम बन गया? ये राजनीतिक कार्यक्रम मीडिया ही बनाती है। नहीं, मीडिया क्यों बनाती? वहाँ बैठ दिए, मैं दिखा सकता हूँ, मैं अभी उत्कर्ष चलेगी आपके साथ। सुनी उत्कर्ष की बाइट मैंने सुनी, उसने कहा, पूछा गया उनसे कि ये राजनीतिक प्रोग्राम था, बोले नहीं ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, ये मेरा पर्सनल प्रोग्राम था, मेरा जन्मदिन का प्रोग्राम था, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये उत्कर्ष जी ने अपने, जो उनकी टीम के मेंबर थे वो खुद कह रहे थे कि 2029 में जिता के लाएंगे। जो समर्थक होते हैं या जो साथी होते हैं वो थोड़े उत्साही होते हैं। तो आप भी एक साथी थी उस दिन, उसमें मुझे बुलाया, मैं गई। मैं एक उन्होंने एक, क्योंकि वो मुझे जब से जानते हैं, जब से एमपी का चुनाव हुआ था कृष्णपाल गुर्जर जी का, तब वो उनके हाथ में बागडोर थी कुछ जगह की, तो उनके हाथ कृष्णपाल गुर्जर जी खुद तो नहीं आए थे हमारी कोर्ट में, ये ही आए थे उत्कर्ष भाई। तो उत्कर्ष भाई के साथ मैंने पूरी कोर्ट में उनके साथ कैंपेन, मैंने गौरव गौतम जी के साथ भी कैंपेनिंग कराई थी। जब विधानसभा चुनाव था तो मैंने विधानसभा में कैंपेनिंग करी थी उनके साथ, गौरव गौतम जी के साथ। एमपी का चुनाव था तो उत्कर्ष चौधरी जी के साथ कैंपेनिंग करी। देखो हम पार्टी, अब एमएलए का चुनाव होने लगे, मंत्री गौरव गौतम और उत्कर्ष में किसका साथ देंगे? ऐसे हो ही नहीं सकता ना, पार्टी एक को ही देगी ना टिकट, दोनों किस दे देगी? नहीं, दो विधानसभा अगर बनने लगे परिसीमा, तो अलग अलग विधानसभा किसका साथ देंगे किरण शर्मा? दोनों का जैसा भी हमारी मतलब जैसा भी टाइम होगा अपना, क्योंकि दोनों हमारे पार्टी के मतलब बनने वाले भविष्य के विधायक होंगे, तो दोनों का ही मैं तो चाहूँगी ना सारी सीटें जीते हमारी। मुझ पे तो टाइम नहीं था, नहीं तो मैं अपने अतीन विधानसभा में भी जाती और वहाँ पे भी अपना जो हमारा एक कैंडिडेट रह गए हैं मनोज रावत जी, में तो वहाँ पे भी करके आती, लेकिन यहीं पे तो वो तो खरीद लिया ना अतीन का कैंडिडेट आपने? नहीं, खरीद फरोख्त हम नहीं करते, हमारी विचारधारा से अपने आप लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि लोग तो कह रहे 25 करोड़ में इसराइल को खरीदा। लोग तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे, लोगों का क्या है, जितने मुंह उतनी बात। इन बातों का तो किसी के पास सॉल्यूशन नहीं होता ना। आज मुझे कहने लग जाए कोई कि भाई उत्कर्ष ने मुझे खरीद लिया, मैं इसलिए उत्कर्ष के पास उसके उसमें, नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई किसी को नहीं खरीदता, अपने प्रेम प्यार में जाते हैं सभी। जितना मेरे लिए गौरव गौतम जी अहमियत रखते हैं उतनी ही उत्कर्ष जी भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही पार्टी के सिपाही हैं, दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं पार्टी से अलग नहीं, और मैं खुद मेरे परिवार के सदस्य हैं और मैं उस परिवार के सदस्य हूँ। जी, कार्यकर्ता एक हो सकते हैं लेकिन नेता एक नहीं होते। एक ही है, आप लोगों की नज़र में अलग है, लोगों की नज़रों में अलग है। पब्लिक ये कहती है कि गौरव गौतम और तीन इक्के आपने सुना है, 3 इक्के अलग है और केंद्रीय मंत्री के इक्के अलग है।
देखो ये विपक्ष की चलाए हुए तीर हैं, हम लोग अलग नहीं है, लेकिन विपक्ष कुछ भी फुर्रा छोड़ सकते हैं, छोड़े, हमें क्या बोलते हैं। हमारी पार्टी में कोई कुछ भी नहीं है। आज मैं ये कह रही हूँ कि अगर जब मंगला जी का चुनाव था, क्या गौरव गौतम जी ने प्रचार नहीं किया था? क्या मैं बताती हूँ आपको, कृष्णपाल गुर्जर जी जब MP का चुनाव लड़ रहे थे, गौरव गौतम जी सबसे आगे थे और मैं थी हर रैलियों में, हर रैली में मैं थी। तो जब गौरव गौतम जी जीतने के लिए आए तो यहाँ लोगों से आप भी सुन सकती हैं कि जब चुनाव उन्हें टिकट मिली तो दीपक मंगला जी ने साथ नहीं दिया। ये सब देखो, मैंने क्या कहा, विपक्षियों की बातें नहीं सुननी चाहिए। धरती की बातें, मतलब हकीकत की बात कुछ और होती है और लोगों के उड़ाई हुई बातें कुछ और होती, उड़ी उड़ाई बातों को क्या सुनना। किरण शर्मा जी, गौरव गौतम खेल मंत्री को आगे उनका भविष्य किस तरीके से देखते हैं? उज्ज्वल है, क्योंकि वो इतना, मेरे को ये लग रहा है कि जो काम देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो CM भी अगली बार बन सकते हैं, ब्राह्मण चेहरा है बड़े। देखो पार्टी कुछ भी कर सकती है। आपने नहीं देखा अभी नायब सैनी जी का किसी को दूर दूर तक नहीं पता था कि नायब सैनी जी CM बनेंगे। मैं द्वारिका गई थी, द्वारिका पुल का उद्घाटन हो रहा था, तब हम भी गए थे यहाँ से बस लेकर के महिलाओं की, और मतलब 3-4 बस गई थी यहाँ से पलवल से। उस टाइम वो अध्यक्ष थे, है ना, पार्टी के अध्यक्ष थे हरियाणा प्रदेश के, और अगले दिन घोषणा सुनी कि CM बन गए। तो ये पार्टी है, किसी को कुछ भी कर सकती है। आप जिसकी संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं शायद वो ना बने, और जिसकी संभावनाएं भी आपको नहीं पता होंगी वो CM की कुर्सी पर बैठ जाए। तो पार्टी का निर्णय होता है। देखो इसमें मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, मैं इस बारे में आपसे क्या टिप्पणी जी। तो आगे बस लास्ट क्वेश्चन है ये, 2029 अभी दूर है, लेकिन खट्टर जी ने एक स्टेटमेंट दी कि वो भी चौथी बार सरकार हम बनाएंगे, भाजपा बनेगी। मैं बताती हूँ क्यों बनेगी। क्योंकि देखिए अभी मैं अपने पलवल से ले लेती हूँ। आप कहते हैं ना पलवल में क्या हुआ, मैं बताती हूँ। आप लाइन पार गए, वहाँ पे सारी सड़कें बनी, कभी नहीं बनी। आपने इधर देखा ये ईश्वर नगर वगैरह, जो ये बिल्कुल निचले, लाइट तो आती नहीं है वहाँ पे, निचले इलाके, जो जगमग योजना की कहती है भाजपा की 24 घंटे लाइट आती। देखो गर्मियों में थोड़ी शॉर्टेज तो होती है, गर्मियों की शॉर्टेज तो देखो हर जगह होती है। सोनीपत जैसे शहर में होती है, और हम पोस्ट इलाके में रहते हैं। सोनीपत में सेक्टर 27 है, जबकि मपेस्को सिटी का है, वहाँ जाती है। और इधर क्या कहते हैं, हमारे वहाँ पे मॉडल टाउन है, उसमें जाती है, वहाँ भी पोस्ट इलाकों में जाती है। और वहाँ पे सारे क्या कहते हैं वो विधायक MLA सारे सेक्टर में रहते, सबकी जाती है लाइट। किरण शर्मा जी एक सच्ची कार्यकर्ता है, मुझे लग रहा है भाजपा की हर नीतियों को डिफेंड करना जानती हैं। और मैं काम की बता रही थी आपको भी पलवल की, वो थोड़ा सुन लें क्योंकि ज़रूरी है ये बताना। मैंने बताया उधर ईश्वर नगर और इधर कभी भी ऊंची भी हो गई हैं सड़कें, नहीं बिल्कुल पानी के। देखो कोशिश, किटवाड़ी चौक देखो पहले कैसा बुरा हाल था, अब काफ़ी उसमें सुधार है। इधर हमारे मतलब हर सड़कें बन रही हैं, सब ऊंची उठ रही हैं। शिविर जो बन गए थे पहले, अब उनको भी ऊंचा उठा रहे हैं। हर गली, देखो शुरुआत तो गली से ही होती है, छोटी चीज़ों से ही होगी। जब हम गलियों को सुधार लेंगे, फिर नालों की भी सफाई हो ही रही है। अब बारिश में, अब पहले देखो एकदम बारिश आती है तो थोड़ा पानी भर जाता है, लेकिन ज़्यादा देर रुकता नहीं है। ये आप देखिए, रुकेगा नहीं कि भाई 10-10 दिन तक रुका पड़ा है, 5 नहीं, 2-3 घंटे में, लास्ट 4 घंटे में निकल जाता है। आप रात की बारिश सुबह खत्म, ये होता है नहीं होता है। अब दिखाने को कोई यही दिखा देता है, नाव चला लो, ये चला लो। अब मैं बता रही हूँ, विपक्षियों का काम होता है आलोचना, और होना चाहिए। मैं ये जानती हूँ अगर आपके पास एक अच्छा आलोचक नहीं है, विपक्ष का काम आलोचना करना होता है, और उसने अपना ये काम ईमानदारी से करना चाहिए। क्योंकि तभी पक्ष में रहते हुए जो आपकी सत्ता में पार्टी है, उसको समझ आएगा कि हम कहाँ पे हमारा काम रह गया, कि अगली बार ये विपक्षी बोल ना पाए, वो काम हम कर जाएं। तो इसीलिए तो कौन से काम अब करवाना चाहती हैं किरण शर्मा जी जो विपक्षी आगे बोल ना पाए? कौन से काम रह चुके हैं अभी? बात करेंगे अभी इस मामले में, जब हमारे 4 साल, अभी तो मेट्रो आ जाएगी, जब तक काम तो शुरू हो जाएगा इन बिटवीन, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब मेडिकल कॉलेज हो सकता है उसका भी काम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि देखो ये तो सेंटर की योजना है एम्स का तो ना, क्योंकि ये मेट्रो का काम भी सेंटर का ही है, लेकिन इस पर तो जोर शोर से काम चल ही रहा है। क्योंकि ये जेवर का एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया ना, तो मेट्रो तो ये जल्दी लेके आएंगे, क्योंकि जेवर की कनेक्टिविटी करेंगे उस मेट्रो से, तो मेट्रो तो मुझे लगता है जल्दी आएगी। और रही एम्स की, तो एम्स का काम भी भगवान ने चाहा तो जल्दी शुरू होगा, क्योंकि हर चीज़ में वक्त तो लगता है। अगर घोषणा हुई है तो होगा, ये तो है तय।
पर टाइम लग सकता है, पर हो। जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे पलवल वासियों को, किरण शर्मा की तरफ से क्या कुछ कहना रहेगा? पलवल की जनता से बस मैं यही कहूँगी कि विश्वास बनाए रखें, और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो हर काम को टाइम देर सवेर जरूर पूरा करेगी, और आपकी जो शिकायतें होगा जो हमने क्योंकि मैं खुद कैंपेनिंग में थी जब गौरव गौतम जी का और माननीय कृष्ण पाल गुर्जर जी का इलेक्शन था, मैं उसमें खुद कैंपेनिंग में थी। हमने जो वादे किए हैं वो पूरे ज़रूर होंगे। 100 में से 100 ना हो पाए तो 90 तो ज़रूर करेंगे, और 10 अगली योजना में पूरी कर देंगे। तो हमारी जो पार्टी है जो कहती है वो करती है, और मैं डेफिनेटली कहती हूँ गौरव गौतम जी पे विश्वास रखिए, हमारे विधायक मंत्री जी पे विश्वास रखिए, आपका काम जरूर होगा और पलवल एक विकसित पलवल होगा। और ये मैं जानती हूँ कि ऐसी ऐसी योजनाएं ला रहे हैं, हो सकता है अगले 5 साल में शायद हम गुड़गांव को टक्कर दें, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट आ गया है और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए पलवल पे जोर शोर से काम स्टार्ट होगा। इसलिए पलवल की जनता से मैं यही कहूँगी, चाहे कोई विपक्षी कुछ भी कहे, हम पर भरोसा बनाए रखिए, बीजेपी पे भरोसा बनाए रखिए और अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए। जी, काफ़ी लंबी चर्चा किरण शर्मा जी के साथ हुई और काफ़ी कुछ सवाल पूछे गए देश के करंट मुद्दों को लेकर, उनकी जीवन शैली को लेकर, उनके अब तक के संघर्ष को लेकर हमने चर्चाएं करी। अगर आपको ये चर्चाएं पसंद आई हैं, संस्कृति न्यूज़ इसी तरीके से पलवल के अन्य हर एक उस प्रबुद्ध व्यक्ति का, उस प्रबुद्ध महिला का आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से एक चर्चा रखता है जो कि समाज में कार्यरत है और जो समाज में जुड़े हुए हैं। अगर आपको अच्छा लगा ये इंटरव्यू तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और संस्कृति न्यूज़ को इसी तरीके से प्यार देते रहे। मैं अजय चौहान, देखते रहे संस्कृति न्यूज़। धन्यवाद मैम।